अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से, यानी मरियम्स किचन से। आज आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वीडियोस बनाने का, दिल बहुत ज़्यादा खफा था। किस बात से खफा था वो मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जी आज की ये वीडियो जो है तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ये इंस्टेंट पॉट या इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है ये लेना चाहिए या नहीं, और अगर आपने ले लिया तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड की थी, इवन इसका थंबनेल जो था तो वो भी बना पड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी मतलब ना मेरे में हिम्मत थी, ना मेरा दिल चाह रहा था, ना ही दिल का ज़ोर था, बस हर बात पे रोना आ रहा था। किस्सा थोड़ा सा लंबा है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले जल्दी जल्दी से ना हम लोग इस इंस्टेंट पॉट की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये कि आप क्या रिकमेंड करती हैं कि नॉर्मल वाला प्रेशर कुकर लेना चाहिए या ये इंस्टेंट पॉट लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर लेना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो मैच ही नहीं करता। मतलब आप ये लें या ना लें, लेकिन आपके किचन में वो नॉर्मल रेगुलर वाला जो प्रेशर कुकर है जो हमारी नानियों, दादियों, अम्मियों के ज़माने से चला आ रहा है, वो तो आपके किचन में मस्ट होना चाहिए। उसका तो कोई मुकाबला नहीं, और ना ही हम लोग जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलियां होती हैं उनका उस प्रेशर कुकर के बग़ैर जो है तो वो गुजारा है। तो वो तो बेसिक चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वो तो हर किचन में हर औरत के पास, हर लड़की के पास मस्ट होना चाहिए। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने बेकिंग ओवन भी ख़रीद लिया है, मतलब बेकिंग ओवन जो है तो वो भी मस्ट है। उसके बाद आप कहती है कि जी मैंने कुछ और चीज़ लेनी है जो बहुत ज़रूरी होती है या होना चाहिए हर किसी के पास, तो वो जी है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर या इंस्टेंट पॉट। मुझे इधर यूट्यूब पे ही किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जब भी मैश्ड पोटैटोज़ बनाएं तो उसके लिए आलू को छील के उससे क्यूब्स बना के और उसको बॉईल करें तो उसके मैश्ड पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और स्टिकी भी नहीं होते। उसी तरीके से मैंने जी 2 दिन पहले मैश्ड पोटैटोज़ बनाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, तो आज मैं दोबारा बना रही हूँ। चूँकि मैंने ये इंस्टेंट पॉट पे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं जो आलू हैं तो उनको इस इंस्टेंट पॉट में बॉइल्ड कर रही हूँ। 8 मिनट का मैंने टाइम दिया, जिसमें से 2 मिनट गुजर गए और 6 मिनट जो है तो वो रहते हैं। अच्छा, इस इंस्टेंट पॉट की सबसे मज़े की बात यह कि इसमें बहुत कम पानी डलता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैंने हाफ़ कप पानी लिया था और तकरीबन 2 किलो आलू हैं जिनके मैंने ये मैश्ड पोटैटोज़ बनाने। मतलब बताने का ये है कि इंस्टेंट पॉट में पानी जल्दी ड्राई नहीं होता। आप अगर नॉर्मली 1 कप पानी डालते हैं किसी भी चीज़ को पकाने के लिए प्रेशर कुकर में, नॉर्मल कुकर में, तो इसमें आपको 1 सिप डालना होगा। मतलब इतना कम पानी जो है तो वो इस इंस्टेंट पॉट में डलता है। अब इंस्टेंट पॉट के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर लोगों के पास गैस अवेलेबल नहीं होती या बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग होती है, तो उस केस में ये आपके बहुत काम आता है। अच्छा, ये देखिए इसके पीछे प्रॉपर वेट लगा हुआ है, लेकिन ये जब ऑन होता है ना और इसमें गैस जमा होती है तो जिस तरह नॉर्मल प्रेशर कुकर पूरे घर को हिला देते हैं ना अपनी आवाज़ से, सीटियाँ बजा बजा के, तो इसमें वो केस कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल साइलेंट होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि प्रेशर कुकर चल रहा है कि नहीं चल रहा। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये कि अक्सर औरतें जो जॉब पे चली जाती हैं उनको टेंशन होती है कि पीछे घर वालों के लिए मैंने खाना गर्म नहीं किया, या ऐसा ना हो कि वो लोग चूल्हा ऑन कर दें या माचिस जला दें। ये टेंशन आपको नहीं होती। इसमें कीप वार्म का ऑप्शन है, इसमें स्लो कुक का ऑप्शन है। आप वो ऑन कर दें और उसको टाइम दे दें। जितना आप टाइम देंगी ऑटोमेटिकली अपना टाइम पूरा होने के बाद ये ख़ुद ब खुद जो है तो ये बंद हो जाएगा। बच्चों को बता दें कि जब OH आ जाए लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसने अपना टाइम पूरा कर दिया। अब आपने इसको 10 मिनट छोड़ दें ताकि इसकी सारी गैस जो है तो वो रिलीज़ हो जाए। और जब ये OH भी रिमूव हो जाता है, मतलब स्क्रीन जब साफ़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर कुकर है तो वो खोलने के जो है तो वो हो गया, रेडी है खोलने के लिए। इसमें बर्स्ट होने वाला ख़तरा भी नहीं है। दूसरा ये कि दूसरे प्रेशर कुकर में अगर आपने उसको जितना टाइम देना है और उससे एक्स्ट्रा टाइम आपने दे दिया तो आपके खाने का जलने का भी ख़तरा होता है, ओवर कुकिंग का भी ख़तरा होता है। इसमें वो ख़तरा नहीं होता क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम दिया होता है। जैसे ही टाइम हो जाता है ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। और ये जी इस टाइम हमारी लाइट चली गई थी, लेकिन ये शुक्र है कि प्रेशर कुकर ने अपना टाइम जो था तो वो पूरा किया हुआ था। चले कोई नहीं, लाइट आ गई। अच्छा, जब इस तरह की डिजिट्स आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रेशर कुकर की जो गैस है वो सारी रिलीज़ हो चुकी है। आप अभी ढक्कन खोल सकते हैं। और ये देखिए जी, हमारे आलू जो है तो वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए, मैंने इसमें जो पानी डाला था ना आपके सामने हाफ़ कप, फिर भी इसमें इतना पानी जो है तो वो रह गया। मतलब पानी इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। तो अब वो मेरी सारी बहनें जो मेरे से पूछती हैं कि क्या आप ये इंस्टेंट पॉट या इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जो है तो इसको रिकमेंड करती है, तो बिल्कुल आंखें बंद करके
और 100% जो है तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसमें चावल बन सकते हैं, इसमें हर किस्म का सालन बन सकता है, जो चीज़ें आप नॉर्मल कुकर में करते हैं ना वो सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। इवन आप इसमें डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें केक भी बेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसमें केक बेक नहीं किया तो उसके बारे में मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकती। मेरे पास अर्शिया ब्रांड का इंस्टेंट पॉट है और मेरी मदर इन लॉ के पास फिलिप्स का, और दोनों की परफॉर्मेंस सेम एक ही तरह की, अच्छी, बेस्ट। अच्छा, जो ये हरा धनिया आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 4 दिन पहले ये इसको मैं लेकर आई थी और इसको मैंने टिश्यू पेपर में इस तरह रैप करके फ्रिज में रखा था और देखिए अभी तक ये बिल्कुल फ्रेश है। हम जी पहले इसके लिए जो है तो चटनी रेडी करेंगे और उसके बाद इन आलूओं को हम लोग मैश करेंगे। जो लोग फ्रिज में ओपन धनिया और पुदीना रख लेते हैं उससे आपका धनिया पुदीना जो है तो वो काला हो जाता है और जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए धनिया पुदीना हमेशा रैप करके रखा करें, या तो टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में। अच्छा, वैसे ये रेसिपी मैंने आपको ईद के तीसरे दिन जब मेरे घर दावत थी और मेरे इन लॉज आ रहे थे ना, तो ये मैश पोटैटो और उसके ऊपर जो बीफ मैंने रखा था और ऊपर चटनी रखी थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी ऑलरेडी, लेकिन चले कोई नहीं, एक दफ़ा फिर शेयर कर लेते हैं। और आज जो मैं बनाऊंगी तो मैं ये चिकन के साथ बनाऊंगी, मतलब उस दिन मैंने बीफ के साथ बनाई थी और आज मैं चिकन के साथ बनाऊंगी। चले आप लोग साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में जो रेसिपी है वो भी देखते रहें, इसलिए कि चीज़ें जो हैं तो वो सारी आपको नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है तो मैं इस चटनी में डालूँगी। चटनी का मेन इंग्रेडिएंट जो है तो वो लेमन है और ऑलिव ऑयल। जितना ज़्यादा लेमन और ऑलिव ऑयल होगा उतने ही मज़े की आपकी चटनी जो है तो वो रेडी होगी। अब आते हैं उस बात की तरफ जिसकी वजह से मेरा दिल खफा था और मेरा लिटरली कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। इवन ना मेरे ख़ुद के वीडियोस बनाने को दिल चाह रहा था और ना मेरे किसी और की वीडियोस देखने को दिल चाह रहा था। मेरे साथ किसी ने एक पोस्ट शेयर की थी, HMC का एक डॉक्टर था, यंग डॉक्टर 28 ईयर्स का, और वो जी कमरे में गैस जमा हो गई थी लीकेज की वजह से और ब्लास्ट हो गया था और वो उसमें जल गया था 77%। तो फैमिली वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको अपनी स्टोरीज़ पे लगा लें ताकि लोग इसको देख सकें और इसके लिए दुआएं कर लें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। मैंने उसको स्टोरीज़ पे तो लगा लिया, उन फैमिली के साथ मेरी थोड़ी डिस्कशन भी हुई, लेकिन उसने मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब किया था ना कि उस दिन से मैं मुसलसल रोए जा रही हूँ। क्यों रोए जा रही हूँ? द रीज़न इज़ कि मेरे कज़न के साथ ना सेम यही इंसिडेंट हुआ था। सेम कमरे में गैस जमा हुई थी, उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने लाइट ऑन की और धमाका हो गया। ये पोस्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि मैं जैसे दोबारा उसी साल में उसी टाइम पीरियड में चली गई हूँ। 2017 में ये हुआ था और वो भी जून का महीना था, या जून था या जुलाई था। मुझे बहन ने कॉल किया, मुझे कहते कि ऐसे हमारा कज़न, अच्छा ये हमारा ददियाल में सबसे बड़ा कज़न था, कि वो जल गया। तो मतलब मुझे पहले ये लगा कि शायद हल्का सा कोई हाथ जला होगा, पैर जला होगा, तो मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करो, अल्लाह उसको शिफा दे। और ये वो तो जब बाद में मुझे वीडियो सेंड की और मैंने उसका घर वो जो जल रहा था, कमरा जल रहा था, तो मैं सोच रही थी अगर इसमें ये जला होगा तो ये मतलब कितना जला होगा। मैंने दोबारा कॉल की, मैंने बहन से पूछा कि वो कितना जला है, तो मुझे कहती है कि पैर की नाखून से लेके ना सर के बालों तक ना वो जला है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 90% वो जला है। और बहन मेरी मुसलसल रो रही थी और मुझे कहती कि बस मरियम फ़ोन बंद करो और बस दुआएं करो। मतलब वो सुनने के बाद ना मुझे पता नहीं हो, बस मैं रोई जा रही थी। उस टाइम बज रहे थे रात के 9 बजे। मेरे हस्बैंड की सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, वो मुझे पेशावर लेके नहीं जा सकते थे और मैंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। हम लोगों ने पूछा तो बस भी कह रहे थे कि नहीं जी आखिरी बस जो है तो वो जा चुकी है और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जाएगी। बस फिर क्या था कि मैंने रेंटा कार किया और मैं लाहौर से गई, मतलब तकरीबन 11 बजे मैंने रेंटा कार किया और मैं लाहौर से निकली पेशावर के लिए, इसलिए कि मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा था। खैर मैं जैसे ही पहुंची, मेरे ख्याल में फजर के टाइम तक मैं पहुंची थी। घर पहुंचते ही मैंने अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी मैंने जाना है और मैंने ना कज़न से मिलना है, उसको देखना है, चची से मिलना है। मैं जब हॉस्पिटल गई और मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे क्या कहूँ। तो मैंने उसे कहा कि यासर दादी से कड़ी के ये क्या किया है। उस हालत में भी वो मुझे कह रहा था कि मरियम सिंह है खैर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी तरफ देखूं, मैंने बस सर नीचे किया और रोए जा रही थी क्योंकि उसके नाखून तक जले हुए थे। और ये पोस्ट देखने के बाद ना मुझे वो सारा सीन याद आ गया कि हॉस्पिटल में कैसे सारी फैमिली बैठी हुई थी, सब रो रहे थे, सब मतलब कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो कहे कि नहीं बस वो आराम से बैठा हुआ था, सारे रो रहे थे। मेरी चची का वो ज़मीन पे बैठ के और रोना, वो सारी चीज़ें ना मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी, एक रील की तरह, जैसे फिल्म चल रही होती है ना,
सारी मुसलसल इतने दिनों से ना मेरे जहन में वो सारी रील चल रही थी। भाई मेरा डॉक्टर, उसको सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल चुपचाप हम उससे पूछते थे कि मतलब बताओ ये ठीक हो जाएगा, वो हमें कुछ भी नहीं बता रहा था, बिल्कुल चुपचाप। अच्छा, ये मैं अपने जिस कज़न का जिक्र कर रही हूँ ना, 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी, एक इसकी बेटी थी और दूसरी इसकी पैदा हुई थी जो जस्ट 40 डेज़ की थी। 40 डेज़ की पूरी हुई थी उस दिन जिस दिन ये मतलब ये हादसा हुआ था। 4 दिन मैंने पेशावर में गुजारे थे और फिर मैंने वापस आना था। ज़ाहिर अपना घर ऐसे ही छोड़ के गई थी, मियाँ था, बच्चा था। तो जब मैं बस में वापस आई थी ना, तो मैं मुसलसल रोए जा रही थी। तो मेरे साथ ना साइड पे एक लड़की बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद ना वो मुझे पूछती है कि बाजी आप क्यों रो रही हैं। तो मैंने उसको सारा किस्सा सुनाया, किस तरह मेरा कज़न है और वो जल गया था, आज उसका 4th डे। तो थोड़ा सा वो मुझे स्टेबल लग रहा था, तो बस मैं वापस जा रही हूँ, दुआ करो कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और अपने घर चला जाए। अच्छा, बाई चांस वो ख़ुद भी डॉक्टर थी और उसके जो वालिद साहब थे तो वो खारिया में जो बर्न केयर सेंटर है उसके हेड थे। तो मुझे कहते कि बाजी बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी बीइंग अ डॉक्टर कि इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं तो ये 8 डे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। 8 डे पे इनके ऑर्गन्स जो है तो वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी फिर डेथ हो जाती है। और मैं उस लड़की के मुंह को देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या कह रही है। मैंने उससे कहा कि बाकी तो वो ठीक था, हमारे साथ बात वगैरह भी कर रहा था। हाँ ये है कि वो मतलब 90% वो बर्न हुआ है और हर चीज़ उसकी लिटरली हर चीज़ जो है तो वो बर्न हो चुकी है। मुझे कहती है हाँ बर्न वाले पेशेंट्स इसी तरह होते हैं, बातें वगैरह वो सही करते हैं, सेंसेस में भी होते हैं, लेकिन इनके ऑर्गन्स को इतना शॉक लगा होता है, इतना शॉक लगा होता है ना कि वो 7 डेज से ज़्यादा मतलब वो ऑर्गन्स रह ही नहीं पाते और वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि देखो अल्लाह पाक तो मोर्जे भी करते हैं, क्या पता अल्लाह कोई मोर्जा करे और ये बिल्कुल ठीक हो के घर चला जाए। तो मुझे कहती है कि पहले तो ज़ीरो चांसेस हैं सर्वाइवल के, लेकिन अगर इस तरह के पेशेंट सर्वाइव कर भी जाए तो कहती है इसकी इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल होती है क्योंकि इनकी हर चीज़ जली होती है, इनके फीचर्स जो होते हैं वो सारे मिट चुके होते हैं। तो ना सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करती है और दूसरा ये ख़ुद भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। खैर वही हुआ, मैं घर आई, तीसरे दिन जी कॉल आई कि इस तरह उसकी डेथ हो गई। एक क़यामत थी जिससे हमारी सारी फैमिली उस टाइम गुजर रही थी। और जब इस डॉक्टर का मुझे पता चला तो बस वही सारा कि अब इसकी सारी फैमिली भी वही सारी चीज़ें फेस कर रही होंगी जिससे हम लोग सारी फैमिली जो थे तो वो गुजरे थे। गुजरे क्या थे, इवन अभी तक हम लोग उससे गुजर रहे। अभी भी जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, हाथ पे तेल वगैरह गिर जाता है या वैसे ही कहीं कब जल जाता है तो अचानक से ना मेरे जहन में वो दोबारा से आ जाते हैं कि हाय मेरा इतना थोड़ा सा हाथ जला, इतनी तकलीफ़ हो रही है। और वो पूरा जला था, वो कितनी तकलीफ़ में था, मतलब हमारे जहन से वो निकल ही नहीं रहा। 2017 में मेरे कज़न की डेथ हुई थी और उससे पूरे 1 साल पहले ना मेरे बाबा की डेथ हुई थी 2016 में। कज़न की डेथ के बाद हम लोग वैसे ही ना बाबा की कुछ बातें कर रहे थे तो अम्मी कहती है ये कज़न का नाम ली थी, उसका गम तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि मैं तो बिल्कुल तुम लोग के बाबा को भूल ही गई हूँ। ये ऐसे गम है कि इससे सालों लग जाते लेकिन आप इससे निकल नहीं पाते। अब जो ये यंग डॉक्टर है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे ना उसकी फैमिली की एक मेंबर ने बताया कि ये 7th क्लास से कैडेट कॉलेज को हार्ट चला गया था। उसके बाद जब इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ फिर ये हॉस्टल में था और उसके बाद अब जब ये जॉब भी कर रहा था HMC में, ये डॉक्टर था, तो अब भी ये हॉस्टल में ही था। मतलब इसने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए ना अपनी सारी लाइफ जो थी तो वो मुसाफरी में ही गुजार ली थी। और जब से मैंने ये बात सुनी थी ना तो मैं मज़ीद डिप्रेशन में चली गई थी कि इसको कितना टाइम हो गया होगा अपनी फैमिली वालों से मिले हुए, उनको आमने सामने देखे हुए, अपनी माँ को गले लगाए हुए। इसके पेरेंट्स के कितने ज़्यादा अरमान होंगे, कितने मुश्किल से बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर ये इतनी टफ़ पढ़ाइयाँ, और जब वो इसके काबिल बनता है या वो काबिल बन गया तो उसके साथ ये हादसा हो गया। अच्छा, और हादसा कैसे हुआ था? हादसा ऐसा हुआ था कि रात को मतलब इसने नाइट ड्यूटी की थी, ज़ाहिर डॉक्टर था, और सुबह ये अपने कमरे में आया था। इसने एक नया एसी लिया था, एसी से जो था तो वो गैस लीक हो रही थी और वो सारे कमरे में जमा हुई थी, और जैसे ही इसने लाइट ऑन की है वो कमरा जो है तो वो बर्स्ट हो गया। मैं बैठी हुई थी, रो रही थी, तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा आप क्यों रो रही हैं? तो मैंने किस तरह जो डॉक्टर का ना आज मैंने स्टोरी लगाई है, बस उसका सोच के ना मुझे रोना आ रहा है कि देखो जस्ट मतलब 28 ईयर्स का था और इतनी मुश्किल पढ़ाइयाँ वगैरह उसने ख़त्म की और अब उसके रिलैक्स होने का टाइम था, जॉब मिली थी, तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मुझे कहती है कि मम्मा ये इस तरह की स्टोरीज होती है तो ये तो सोशल मीडिया पे रोज़ाना आती है, रोज़ाना लोग जलते हैं, तो आपने इसको ना इतना क्यों ख़ुद पे सवार किया और इतना रो रही है? तो मैंने क्या है, इसलिए कि इसका जो केस है ना वो सेम हमारे कज़न वाला है और हमारे
पे जो क़यामत गुजरी थी ना, वो ज़ाहिर जब किसी के साथ होता है ना, उसको अच्छे तरीके से फिर आइडिया होता है कि ये कितना तकलीफ़ दे टाइम होता है। अच्छा, खाली अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, माँ बाप बहन भाई, वो तो होते हैं, लेकिन बाकी जो फैमिली है ना, तो वो जिस तरह हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फ़ेस की थी, जिस तकलीफ़ से हम लोग गुज़रे थे ना, तो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को इस तरह की तकलीफ़ से बचाए। अच्छा, उस तकलीफ़ से, अज़ियत से निकलने के लिए ना हम लोग ख़ुद को बस फिर ये तसल्ली देते थे ना कि चलो वो शहीद हो गया। कहते हैं कि पानी में जो डूब के मतलब जिनकी डेथ हो जाए या इस तरह जल की जिनकी डेथ हो जाए ना, तो वो शहीद होते हैं। तो बस फिर ख़ुद को ना इसी पे तसल्ली देते थे। लेकिन अब भी मतलब 2017 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स गुज़र गए ना, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं है कि हम उसको याद ना करते हों। बस यही वजह थी कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, ना मेरे से कोई काम हो रहा था और बात बात पे रोना आ रहा था। कभी एक जगह बैठ के रो, कभी दूसरी जगह बैठ के रो, कुछ इस डॉक्टर के लिए, कुछ अपना कज़न याद आ रहा था, कुछ अपनी चच्ची का वो चेहरा बार बार सामने आ रहा था। मेरे कज़न की जो बहनें थी, मतलब जो मेरी लड़कियां कज़न थी, उनके चेहरे मुझे बार बार याद आ रहे थे और बस कोई काम करने को ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। उसकी बीवी का चेहरा, उसकी बेटियों का चेहरा, बस अल्लाह ताला की आज़माइश थी और अल्लाह ताला इस तरह की आज़माइश में कभी भी किसी को भी ना डाले, आमीन। अच्छा जी, चलें अब ये रेसिपी की तरफ आते हैं। ये सेम उसी तरीके से जिस तरह मैंने वो बीफ रेडी किया था, लेकिन वो मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था। और ये चूँकि चिकन है और चिकन के भी ये थाई पीसेस हैं, उनके मैंने बहुत छोटे छोटे से चंक्स काट लिए ताकि ये थोड़े से ना ऑयल में ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। बेसिक से मसाले डाले थे, अदरक लहसुन का पाउडर मैंने डाला था, साथ में नमक डाला था, कुटी लाल मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, ऑरिगेनो डाला था बस, और काली मिर्च का पाउडर डाला था। अच्छे तरीके से ऑयल में पकाने के बाद जी उनको जो मैंने मैश पोटैटोज़ की लेयर लगाई थी उसके ऊपर डाल दिया था। अच्छा, मैश पोटैटोज़ आपको नज़र भी आ रहे होंगे इस वीडियो में भी कि जब आप क्यूब्स की शक्ल में काट के और उसके मैश बॉयल करके उसके मैश पोटैटोज़ बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, सिल्की स्मूथ जो था। तो ये मेरा जो मैश पोटैटोज़ था ये रेडी हुए थे। मैश पोटैटोज़ के ऊपर चिकन ऐड करने के बाद जी मैंने वो चटनी ऐड की और इसके साथ हमारी जो ये डिश है तो ये भी हो गई है रेडी। चले जी, आज मैंने आपकी एक मुश्किल आसान कर दी कि इंस्टेंट पॉट यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल आंखें बंद करके अगर आपको आपकी जेब परमिशन देती है तो इसको ख़रीदना चाहिए। लेकिन आपके पास जो बेसिक या नॉर्मल वाला प्रेशर कुकर है तो वो भी होना लाजमी है। पहले वो ख़रीदें और उसके बाद ये वाला ख़रीदें। ये रेसिपी आप लोग चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। अगर कोई रोटी के साथ खाना चाहता है तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, वो बीफ वाली रेसिपी पे ना मेरे से किसी ने पूछा था कि ये रोटी के साथ खाने के चम्मच के साथ, तो जी जिस तरह आपको पसंद हो आप खाएं, आप इंजॉय करें। चम्मच के साथ खाती हैं चम्मच के साथ खाएं, रोटी के साथ आप इंजॉय करती हैं रोटी के साथ खाएं। चले जी, अब इसके साथ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पामान।